नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार गौतम और एक बार आप देखना शुरू कर दिए हैं खबर ज्ञान तक न्यूज़ बस्ती। आप लोग एक नारा बहुत ज़्यादा सुनते होंगे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन उनका मिशन क्या है, क्या उनकी किस तरीके का संघर्ष रहा बाबा साहब का, ये सब जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय दलित वर्ग संघ के राष्ट्रीय सचिव व कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता साधु शरण आर्या जी। तो सर, जो ये नारा लगता है बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, तो मिशन क्या है आप लोग का? देखिए, जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मिशन सबसे बड़ा है कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। सबसे बड़ा नारा ये है। और शिक्षित नारे की परिभाषा बदल जाती है। जब हम शिक्षित होते हैं तो अपने परिवार तक सीमित हो जाते हैं। और बाबा साहब ने इसलिए नहीं कहे थे कि शिक्षित हो अपने परिवार के लिए, शिक्षित हो समाज के लिए, समाज को नई दिशा दीजिए। संघर्ष का जो उन्होंने नारा दिया, इसलिए नारा दिया कि समाज में जो व्यापक कुरीतियाँ हैं उनको लेकर के सड़कों पर संघर्ष करो और संगठित हो। संगठन में इतना बल है कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। बाबा साहब का ये 3 नारा सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम शिक्षा तो ग्रहण करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन बाबा साहब का उद्देश्य भूल करके हम शिक्षित होकर के रोज़गार में आकर के, और ये भी नहीं है कि शिक्षित हो जाए तो रोज़गार के लिए, शिक्षित हो समाज के लिए। समाज का उद्देश्य क्या है, समाज में कुरीतियाँ क्या है, समाज को जागरूक करने के लिए हम शिक्षित होते हैं तो नौकरी पा करके अपने परिवार तक सीमित हो जाते हैं। और जो संघर्ष करने की बात है, तो संघर्ष हम तब करते हैं जब कोई अपना व्यक्तिगत मामला पड़ता है। समाज के लिए संघर्ष नहीं करते। अपने व्यक्तिगत इशू को लेकर के, कहीं हमारा उत्पीड़न हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं ज़मीन कब्जा कर लिया गया, कहीं हमारा सरकारी नौकरी में है उसमें हमारे साथ उत्पीड़न किया गया, तब हम संघर्ष करते हैं। संघर्ष हमको कंटिन्यू समाज के लिए करना चाहिए। और जब संगठित रहेंगे तो जो चाहेंगे वो हम कर लेंगे। ये बाबा साहब का उद्देश्य ये था। लगभग देश आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी ये जो आप लोगों का मिशन है अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुआ, मिशन प्रगति क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, देश आज़ाद हुए तो ये सही है कि 70-75 साल हो गए, लेकिन हम समाज में इतने पिछड़े हुए थे, इतने दबाए गए थे कि अभी जो समाज जागरूक हो रहा है, जो हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं और समाज की दशा और दिशा तय कर रहे हैं, उस तरह से कुरीतियाँ दूर हो रही हैं। और हम दिशा और दशा तय करने में विफल रहेंगे तो हम रास्ते से भटक जाएंगे। आज अभी भी हमको हमारे समाज में अभी भी 50 से 60% बच्चे स्कूल के मुँह नहीं देख पाते हैं। कारण क्या है? गरीबी इतनी ज़्यादा है कि वो चाह करके भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं। और शिक्षा की जो दोहरी प्रणाली है, एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, एक जो है प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल में मैं उस पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन प्राइमरी स्कूल में भी शिक्षा कोई ख़राब नहीं होती है। प्राइमरी स्कूल से भी लड़के IAS PCS निकलते हैं। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है वो सरकार की मंशा है कि जो शेड्यूल और बैकवर्ड के बच्चे हैं वो प्राइमरी में फंस करके रह जाए और वो आगे ना बढ़ पाएँ। जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, और जो वर्तमान सरकार है उसकी तो पूरी तरह से मंशा है कि दलित और बैकवर्ड समाज फिर 70 साल पीछे चला जाए। वो शिक्षा को इतनी महंगी कर दिया है कि गरीब समाज के बच्चे उसमें पढ़ ही नहीं सकते, शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं सकते। लेकिन जो आप दलित समाज की बात कर रहे हैं, पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं, उनको हित के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण लागू किया गया है। आरक्षण लागू होता है हर एक जगह, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण संवैधानिक अधिकार है और आरक्षण इसलिए नहीं मिलेगा, आरक्षण रोजी रोटी का सवाल नहीं है। आरक्षण हमारे समाज के लिए वो हथियार है
जिससे हम आगे बढ़ कर के अपना अधिकार लड़ करके ले लें। आरक्षण वो हथियार है और बाबा साहब ने इसीलिए वो हथियार दिया है। और जब तक समाज में हम बराबर का दर्जा नहीं ले लेंगे तब तक आरक्षण की ज़रूरत है। आरक्षण मिलना चाहिए और आरक्षण को हम संघर्ष रूपी हथियार बना करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि आरक्षण से योग्यताओं का हनन होता है। अब मैं थोड़ा कड़वा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आरक्षण तो हमको तो बाबा साहब ने दिया है ना, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था प्राचीन काल से जितने सबल क्लास के लोग हैं, मंदिर में पुजारी कौन होता है? मंदिर में पुजारी चाहे वो अंगूठा टेक हो, कक्षा 5 पढ़ा हो, लेकिन मंदिर का पुजारी ब्राह्मण ही होगा। तो आरक्षण सैकड़ों वर्ष से वो हासिल कर रहे हैं कि मैं हासिल कर रहा हूँ। आरक्षण तो हमको बाबा साहब ने दिया है ना देश की आज़ादी के बाद, और इसके पहले 100-200 वर्षों से तो आरक्षण किसके पास है? आरक्षण उनके पास है। आरक्षण वो ख़त्म कर दीजिए, हमारा भी ख़त्म कर दीजिए। दोनों, अगर आपको आरक्षण से परेशानी है तो आप उस आरक्षण को ख़त्म कर दीजिए। और हमको तो आरक्षण जीविका जीने के लिए नहीं दिया गया, वो संवैधानिक अधिकार है, उसको हथियार बना करके समाज में समानता लाने के लिए। जब तक हम समाज में बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक मुझे आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण आप दीजिए लेकिन जाति देखकर नहीं, जो गरीब परिवार तबका है उसको आरक्षण दिया जाए, लेकिन जाति विशेष करके ना दिया जाए। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जाति के नाम पर तो आरक्षण है ही नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं वो भ्रम कर रहे हैं। एक वो जो गरीब तबका है, अनुसूचित जाति है, बैकवर्ड क्लासेज है, आरक्षण उनको दिया गया है। और आरक्षण तो सरकार भी जानती है, सारे लोग जानते हैं, जो विधिवेत्ता है वो भी जानते हैं कि जो समाज का दबा कुचला वर्ग रहता है उसी को सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो सहारा, जो आरक्षण हमको सहारे के रूप में दिया जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं वो गलत टिप्पणी कर रहे हैं। अभी लगातार देखा जा रहा है अधिवक्ता लोग अपनी मांगों को लेकर रोडों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। तो उनके संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, अधिवक्ता समाज जो है, अधिवक्ता समाज का एक अंग है। न्याय प्रणाली जो जनता की आवाज़ बुलंद करता है सरकार में, और वो चौथा स्तंभ है, न्यायपालिका चौथा स्तंभ है। और जब किसी के अधिकारों पर हनन होगा तो अधिवक्ता समाज उसके लिए, अपने हक के लिए संघर्ष करेगा। जो अधिवक्ता समाज के साथ सरकार ज़बरदस्ती कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है, मैं उसके खिलाफ़ हूँ। और अधिवक्ताओं के समर्थन में पूरे समाज को, नौजवान समाज को, पूरे समाज को अधिवक्ताओं के समर्थन में रहना चाहिए। तो अभी देखा जा रहा है कि हाल ही में लगभग 6-7 महीने बाद 2024 लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव में सरकार का परिवर्तन होगा या फिर यही सरकार दोबारा आएगी? देखिए, सरकार पर तो वर्तमान सरकार तो हर मुद्दे पर फेल है। चाहे वो नौजवानों के बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे किसानों के गन्ने का मूल्य का सवाल हो, चाहे बेरोजगारों के रोजगार का सवाल हो, और चाहे वो जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके पेंशन का सवाल हो। सारे इशू पर भारतीय जनता पार्टी फेल है। और जो वर्तमान में जो परिवेश चल रहा है, अब मैं पार्टी के नेताओं की बात नहीं करता हूं, लेकिन समाज के जो जागरूक जनता है, जागरूक जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जो खाली लाली पाप दे करके, जुमलेबाजी करके, नौजवानों को जो ग्रेजुएट हो गया है उसको संविदा पर नौकरी दे करके, आदमी जिसके माँ बाप अपनी गाड़ी कमा करके बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो जो है संविदा की नौकरी करेगा। उसको पूर्ण रूप से रोजगार चाहिए। सरकार इन सब कामों में बुरी तरह से फेल है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं पर, वकीलों के समस्याओं पर, सारे इशू पर सरकार फेल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि हम सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दे रहे हैं। शिक्षा को लेकर मेडिकल कॉलेज बस्ती में बनाया गया,
बस्ती में रिंग रोड बनाया जा रहा है जिससे बस्ती जनपद का विकास हो। अभी बस्ती रेलवे स्टेशन का शिलान्यास हुआ है, तमाम काम गिनाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो अपने मुद्दों पर फेल हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है, वो घोषणा में विश्वास करती है। जनता को विकास चाहिए। अब आपने जिन जिन चीज़ों को, मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, वहाँ एक भी विद्यार्थी नहीं है। वहाँ मरीज चला जाए तो दवा के बगैर मर जाएगा। जा करके भारतीय जनता पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे माननीय सांसद हो, जा करके वो वहाँ देख लें। रही गड्ढा मुक्त का, तो आप किसी भी शहर के किसी भी रोड पर, रेलवे स्टेशन से लेकर के दक्षिण दरवाजे तक, और यहाँ से ब्लॉक रोड पर, किसी रोड पर आप चले जाओ तो इतने गड्ढे हैं कि अगर कोई रिक्शे से महिला जा रही हो और संभल के नहीं चलेगी, बारिश के मौसम में जा रही हो, तो उसका हाथ पांव टूट जाता है, रिक्शे से नीचे गिर पड़ता है। ये विकास का कच्चा चिट्ठा उदाहरण है। आप कह रहे हैं कि 2024 में परिवर्तन होगा, भाजपा सरकार जाएगी, लेकिन भाजपा सरकार के जो पदाधिकारी हैं या फिर कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनका कहना है कि दोबारा हम पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएंगे। देखिए, सत्ता में नेता नहीं लाता है, सत्ता में जनता तय करती है कि किसको सत्ता में रहना है और किसको सत्ता से बेदखल करना है। तो अब देश की जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है, और माननीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा किया है और जो इंडिया गठबंधन बनाया है, अभी आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा में एनडीए और इंडिया दोनों पार्टियों ने लड़ा है, और वहाँ की जनता ने कितने फुल मेजॉरिटी में, कितने ज़्यादा वोटों से इंडिया कैंडिडेट को जिताने का काम किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है, और आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके चुनावी मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं? अब ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है, ये तो इंडिया गठबंधन तय करेगी कि हमारी इशू क्या है, और पार्टी का कोई इशू नहीं होता है। जो जनता का इशू रहता है वही नेशनल पार्टियों का इशू रहता है। और क्या कुछ जनता से अपील करेंगे आप? हम जनता से अपील करेंगे कि आने वाले समय में जो पिछला मुद्दा हमने आपको गिनाया कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, वादा खिलाफी, इन सबको जो पूरा करे, वो जनता उसके साथ हमदर्दी करे, जनता उसको फिर भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में उसको बैठाए। यही मेरा जनता से अपील है। और मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि आने वाले 2024 में 10 साल तक इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सरकार को देखा, इन्होंने जगह जगह नौकरियों पर ताला लगा दिया, नौकरी पर ताला लगा दिया। और नौकरी इतनी बड़ी समस्या है कि प्रत्येक घर का नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगार सड़क पर घूम रहा है। इन्होंने नारा दिया था कि कटोरा लेकर के पकौड़े तलेंगे, तो जो नारा इन्होंने दिया था वो पढ़े हुए शिक्षित नौजवानों के वो ये कटोरा लेकर के सड़कों पर पकौड़ा बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश का भविष्य नौजवान होता है, और नौजवानों ने ये मन बना लिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करके इंडिया की सरकार बनाने का काम करेंगे। भाजपा सरकार का एक नारा और है कि सबका साथ सबका विकास, कहाँ उसको पूरा कर रही है भारतीय जनता पार्टी? तो अगर सबका साथ सबका विकास चाहती है, तो जो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग, उसके साथ क्यों जाति के नाम पर अपमान कर रही है? जाति के नाम पर उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अगर सबका साथ सबका विकास है तो मुसलमानों को भी अधिकार मिलना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी बात है कि अभी जो एनसीआर लागू कर रही है, प्रदेशों में एनसीआर का एक हवा खड़ा किया है। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सरकार से ये गुजारिश है कि हमने अपने वोटर कार्ड पर वोट दिया, अपने वोटर आईडी पर वोट दिया, वो मान्य है। हमने अपने आधार कार्ड पर वोट दिया, मान्य है। लेकिन सरकार जो है अब उसको कह रही है कि इसको हम नहीं मानते, इसको जो है इसका वैल्यूएशन नहीं है।
अगर वोटर कार्ड का आधार कार्ड का वैल्यूशन नहीं है तो उसको दिखा करके हमने वोटिंग किया है। तो अगर उसका वैल्यू नहीं है तो जो सरकार है तो सरकार को पहले सरकार की वैल्यूशन ख़त्म होनी चाहिए। तो सरकार की वैल्यू ख़त्म करें, या तो वोटर कार्ड आईडी कार्ड को मान्यता दें। अगर एमएलए एमपी मान्य है, हमने वोट तो उसी के आधार पर दिया ना, आईडी कार्ड के आधार पर तो हमने वोटिंग किया। अगर वो नहीं माना जा रहा है तो जो एमएलए एमपी चुने गए उस अधिकार से वो कैसे माने जा रहे हैं? तो सरकार पहले उसको बर्खास्त करे, फिर हमसे कहे कि वोटर कार्ड और इसकी नहीं माना जाएगा। चलिए ठीक सर, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाने वाले व पूर्वांचल के कद्दावर नेता कहने जाने वाले साधु शरण आर्या जी। बस्ती जनपद से खबर ज्ञान तक के लिए ऋतिक कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।